नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज बालसबंद। आज का हमारा अध्याय रहेगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को जानने से पहले हम प्लेट को जान लेते हैं। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1965 में टोजो विल्सन ने किया। प्लेट पृथ्वी का बाह्य भाग जो दृढ़ खंडों का बना होता है, जिसे प्लेट कहते हैं। प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी गुणाक्ष के संदर्भ में नियंत्रित गतिशील रहती हैं। प्लेट क्रस्ट सियाल तथा ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत सीमा से निर्मित होती है। प्लेट की मोटाई 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक मिलती है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। तो ये डायग्राम हमारे सामने, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी, जिसे हम बाह्य भाग बोलते हैं, वो विभिन्न प्लेटों से बना हुआ है। जैसे कि हमें अफ्रीका दिखाई देता है तो इसको अफ्रीकन प्लेट बोलते हैं। इसी प्रकार से छोटी प्लेट के रूप में अरेबियन प्लेट, बड़ी प्लेट के रूप में यूरेशियन प्लेट, और इसी प्रकार दक्षिण अमेरिकन प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट। साथ साथ के अंदर हम यहाँ हमें दरारें दिखाई देती हैं, तो इसका कारण भी आप अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे या वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे कि नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया हुआ है कि हम जो प्लेटों की जो मोटाई होती है वो पृथ्वी के सेंटर तक नहीं लेते, क्योंकि पृथ्वी का सेंटर लावा के रूप में या निफे निकलोफेरियम कठोर रूप में भी है। केवल प्लेटों की मोटाई हम पृथ्वी की बाह्य भाग तक 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक लेते हैं, और ये मोटाई महासागरों में कम होती है जबकि महाद्वीपों में अधिक होती हैं। तो इसके ऊपर अपर का जो पार्ट है इसको हम महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेटों के रूप में विभक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, महाद्वीपों प्लेटों की मोटाई अधिक एवं कम घनत्व की होती है। जो महाद्वीप होते हैं उनके अंदर जो प्लेटों की मोटाई होती है वो अधिक होती है, जबकि उनका घनत्व कम होता है, क्योंकि महाद्वीपों की प्लेट ग्रेनाइट की बनी होती है। इसी प्रकार से महासागरों की प्लेटों की मोटाई कम होती है लेकिन उनका घनत्व अधिक होता है, क्योंकि महासागरीय प्लेटों का निर्माण बेसाल्ट से बना होता है और बेसाल्ट अधिक घनत्व का होता है। नेक्स्ट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर हम टेक्टोनिक को जानेंगे। तो टेक्टोनिक का संबंध अंतर्जात बलों के साथ में होता है। टेक्टोनिक प्रक्रियाओं में भूकंप, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय विस्थापन, पर्वतों का निर्माण, भ्रंश बलन, महासागरीय कटकों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो अंतर्जात बल है जो हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में पैदा होते हैं उनका संबंध प्लेटों के साथ बताया गया है। तो इस सिद्धांत के अंदर हम इन्हीं बातों का अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य प्लेट किनारा एवं प्लेट सीमा के साथ विवर्तनिक घटनाओं को समझना था। यह सिद्धांत सागर नित्तल प्रसरण और पुराचुंबकत्व पर आधारित है, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। इस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। सन 1967 में पी मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने पूर्व प्राप्त विचारों के आधार पर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शुरुआत में यह सिद्धांत न्यू ग्लोबल टेक्टोनिक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कुछ समय के बाद प्लेट टेक्टोनिक के नाम से जाना जाने लगा। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस डायग्राम में हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म को दर्शाया है। पैलियोमैग्नेटिज्म का अर्थ होता है पूरा चुंबकत्व, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का अर्थ होता है सागर नित्तल प्रसरण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सागर नित्तल प्रसरण के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हैरी हेस ने 1960 के अंदर अपने सिद्धांत के माध्यम से सी फ्लोर स्प्रेडिंग के रूप में दिया, और यह सिद्धांत 1928 के अंदर दिए हुए सविनय तरंग सिद्धांत पर आधारित है।
श्रवणीय तरंग सिद्धांत आर्थर होमर्स ने दिया था और उनका कहना था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से श्रवणीय तरंगें उठती है जिनसे लावा ऊपर आता है और लावा ऊपर आने के बाद में जमना शुरू हो जाता है। और लावा का जो जमना होता है, जमने के बाद में धीरे धीरे जो समुद्र की तली है वो प्रसारित होती रहती है। जैसे जैसे लावा ऊपर आता है फिर एक पट्टी के रूप में फिर जमा हो जाता है और धीरे धीरे अनेक पट्टियों का निर्माण होता है और धीरे धीरे इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अलग अलग पट्टियों का निर्माण होता है। पहले फर्स्ट पट्टी का निर्माण हुआ, फिर सेकंड पट्टी का निर्माण हुआ, फिर थर्ड का, और ये पट्टियाँ एक दूसरे से दूर हटती रहती है और जैसे जैसे दूर हटती रहती हैं सागर तल का प्रसरण होता रहता है। साथ साथ में हम पैलियोमैग्नेटिज्म को भी जान लेते हैं। इसको जानने से पहले हम नेक्स्ट डायग्राम को समझेंगे। सन 16वीं शताब्दी के दौरान गिलुट महोदय ने बताया कि पृथ्वी भी एक चुंबक का व्यवहार करती है। पृथ्वी के अंदर भी दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, साउथ और नॉर्थ। और इसी प्रकार से जो लावा ऊपर आकर जमता है तो वह पृथ्वी की चुंबक नॉर्थ और साउथ पोल के साथ संबंध रखता है। यानी कि कटक लावा के जमने से कटक का निर्माण होता है और कटक का नॉर्थ पोल पृथ्वी के साउथ चुंबकीय पोल के साथ संबंध रखता है, जबकि कटक का साउथ पोल पृथ्वी के नॉर्थ चुंबकीय पोल के साथ संबंध रखता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी दिखाया गया डायग्राम के अंदर भी कि पहली पट्टी के अंदर साउथ पोल सेम, यानी कि ये दोनों पट्टी एक समय के दौरान बनी है। सेकंड के अंदर दिखाया हुआ है एक साइड में नॉर्थ पोल है, दो साइड में साउथ पोल है। तो इस प्रकार से नॉर्थ साउथ के अंदर चेंजिंग आती है और ये हम हमारे नेक्स्ट डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जब भी समुद्र के अंदर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है तो कटकों का निर्माण होता है। तो इस डायग्राम के द्वारा हम देख सकते हैं कि एक टाइम विशेष के अंदर एक कटक का निर्माण होता है, तो जब भी दरारों के माध्यम से लावा निकलता है, लावा दोनों साइडों में जमा होता है और दोनों साइड के अंदर जो ध्रुव होंगे वो सेम होंगे। नॉर्थ के साथ नॉर्थ संबंध रखता है, साउथ के साथ साउथ, लेकिन इनका जो संबंध होता है वो सीधा पृथ्वी के चुंबकत्व के साथ होता है। यानी कि नॉर्थ की जो साइड होगी पृथ्वी के साउथ चुंबक के साथ होगी, जबकि साउथ की नॉर्थ के साथ होगी। तो इससे ये पता चलता है कि समय विशेष के साथ में जैसे जैसे पृथ्वी के चुंबक के अंदर बदलाव आया वैसे वैसे जो कटकों के चुंबकत्व के अंदर भी बदलाव आता है और इससे पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है उनकी गति का पता चलता है। इस प्रकार से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अलग अलग समय विशेष में जैसे जैसे पृथ्वी के चुंबकत्व में बदलाव आया वैसे वैसे कटकों के चुंबकत्व में भी बदलाव आता है। इसी सिद्धांत को पूरा चुंबकत्व कहते हैं। नेक्स्ट, प्लेट सीमा तथा किनारे, प्लेट बाउंड्री और मार्जिन्स। सभी विवर्तनीय घटनाएं प्लेट सीमा तथा किनारों के साथ घटती हैं। यानी जितने भी विवर्तनीय घटनाएं होती हैं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण, भ्रंश, गलन आदि सभी घटनाएं प्लेट सीमा तथा किनारों के साथ संबंध रखती हैं। प्लेट सीमांत या किनारे। प्लेट सीमांत किसी प्लेट का किनारा या छोर होता है जो दो प्लेटों को अलग करता है। प्लेट सीमांत तीन प्रकार के होते हैं। पहला रचनात्मक प्लेट सीमांत, दूसरा विनाशात्मक प्लेट सीमांत, तीसरा संरक्षी प्लेट सीमांत। इसी प्रकार से प्लेट सीमा, प्लेट बाउंड्री, दो प्लेटों के बीच का संचलन मंडल प्लेट सीमा कहलाता है। दो प्लेट सीमांत एक सामान्य प्लेट सीमा पर मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर ये स्पेशल अध्ययन करते हैं कि जो प्लेट सीमा होती है वह प्लेट किनारों के मिलने से बनती है।
तो नेक्स्ट डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं अलग अलग प्लेट सीमा और प्लेट किनारे। फर्स्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं, जब प्लेटों की मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ पर जो पार्ट हम दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, इसे प्लेट किनारा कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरी प्लेट का किनारा और इनके बीच का जो मंडल होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेट सीमा कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसे हम अपसरण प्लेट सीमांत या सीमा कहते हैं। दूसरा कन्वर्जेंट, जिसमें अभिसारी प्लेट किनारा और सीमा। अभिसारी के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती है, टकराती हैं, और हैवी डेंसिटी की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे चली जाती है। जैसे कि इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्लेटों का आपस में अभिसरण होता है और हैवी प्लेट लाइट प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार अभिसारी प्लेटों के किनारे और दोनों साइड के अंदर किनारों के मध्य में प्लेट बाउंड्री। नेक्स्ट, इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट, जहां पर हम ट्रांसफॉर्मर प्लेट बाउंड्री और मार्जिन का जिक्र कर सकते हैं। इस अवस्था के अंदर दो प्लेटें ना तो एक दूसरे के सामने आती हैं, ना एक दूसरे के दूर जाती है, वो एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं। तो इनके मध्य में प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन है, या कह सकते हैं प्लेट सीमा और प्लेट सीमांत। इस प्रकार से प्लेट सीमा और प्लेट किनारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला अपसरण प्लेट किनारा या सीमा, दूसरा अभिसरण प्लेट किनारा या सीमा, और तीसरा श्रृंखसी प्लेट किनारा या सीमा। और जितने भी विवर्तनीय घटनाएं होती हैं यहीं पर घटती हैं। नेक्स्ट, प्लेटों का संचलन। प्लेटों में मुख्य रूप से तीन प्रकार से संचलन होता है। पहला अपसारी संचलन, दूसरा अभिसारी संचलन, और तीसरा रूपांतरण या समानांतर संचलन। डाइवर्जेंट मोमेंट, कन्वर्जेंट मोमेंट, ट्रांसवर्स मोमेंट। जिस प्रकार से हमने प्लेट किनारे या सीमा देखी, इसी प्रकार से प्लेटें का संचलन होता है। पहला अपसारी संचलन, डाइवर्जेंट मोमेंट। जब प्लेटें एक दूसरे से के विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं, और ऐसी प्लेटों को अपसारी प्लेट कहते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे डायग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे। अपसारी प्लेटों को रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेटों का निर्माण होता है। जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है तो नीचे से लावा आता है, नए पटल का निर्माण होता है। इन प्लेटों के कारण नए सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। बेसाल्ट में अधरारी प्रवाह संबंधी ज्वालामुखी क्रिया होती है। सागरीय पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है, कटकों का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, और महाद्वीपों का विस्थापन होता है, और साथ साथ में कम गहरे वाले भूकंप भी आते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से अलग जा रही हैं। तो इस प्रकार के मोमेंट को अपसरण कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से मेल्टिंग लावा ऊपर जमना स्टार्ट कर देता है, जिससे नई पटल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अभिसारी संचलन, कन्वर्जेंट मोमेंट। जब दो प्लेट आमने सामने टकराती है तो उसे अभिसारी संचलन कहते हैं। ऐसी प्लेटों को अभिसारी या विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे चली जाती है और प्रविष्टन क्षेत्र या सबडक्शन जोन में जाकर उसका क्षेपण या विनाश हो जाता है। सबडक्शन जोन जो प्रमुख रूप से मेंटल में मिलता है।
अभिसारी प्लेटों के सारे ज्वालामुखी, भूकंप, नवीन बलित पर्वत एवं गर्तों का निर्माण होता है। तीसरे नंबर पर जो संचलन है ट्रांसफर मोमेंट या रूपांतरण संचलन। जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर संचलन करती है, जिसे न तो किसी भी प्रकार के पटल का निर्माण होता है और न ही पटल का विनाश होता है, ऐसी प्लेटों को श्रृंखला या रूपांतर प्लेट कहते हैं। श्रृंखला प्लेटों के घर्षण से भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कैलिफोर्निया का सान एंड्रियास, जो कैलिफोर्निया के अंदर सान एंड्रियास वरंस है, वो इसका ही उदाहरण है। जैसे कि हम इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, कन्वर्जेंट प्लेट। कन्वर्जेंट के अंदर क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं। तो इसके अंदर हमने दिखाई है, एक प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है। ये महासागरीय प्लेट है और ये महाद्वीपीय प्लेट है। और महासागरीय प्लेटें होती हैं वो अधिक घनत्व की होती है और महाद्वीपीय कम घनत्व की। तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे चली जाती है और नीचे जाने के बाद सबडक्शन जोन के अंदर इसका क्षेपण या विनाश हो जाता है। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर, जिसमें सैन एंड्रियास वरंस का हमने जिक्र किया था। तो इस प्रकार की प्लेट के अंदर जो मोमेंट होता है वो एक दूसरे प्लेटों के समानांतर होता है। जैसे कि इसके अंदर इस प्रकार से ना तो प्लेट एक दूसरे के दूर जाती है न एक दूसरे के नज़दीक आती है, बल्कि एक दूसरे के साथ क्या करती है, वो घर्षण करती है, जिससे भूकंप के झटके जरूर आते हैं। और यहाँ ना तो प्लेटों का निर्माण होता है ना विनाश होता है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं पहली जो प्लेट है डाइवर्जेंट प्लेट, जिसमें दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है और नीचे से लावा आकर ऊपर जमने लग जाता है, जिससे नए पटल का निर्माण होता है। दूसरी कन्वर्जेंट, इसमें दो प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और इससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे कि रॉकीज, एंडीज और हिमालय माउंटेन इन्हीं प्लेटों की देन है। साथ साथ में गर्तों का भी निर्माण होता है। तीसरे प्रकार की प्लेट श्रृंखला प्लेट, इनसे ना तो प्लेटों का निर्माण होता है ना विनाश होता है। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ खा कर चलती हैं और इसमें वरंसों का निर्माण और साथ साथ में भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियास वरंस इसका ही एग्जाम्पल है, जो कैलिफोर्निया यूएसए में है, जिनका जिक्र भी आगे हम करेंगे। नेक्स्ट, स्थिति के आधार पर प्लेटों के प्रकार। स्थिति के आधार पर प्लेट प्रमुख रूप से चार प्रकार की होती हैं। पहली महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट बेसाल्ट से बनी होती हैं और अधिक घनत्व की होती हैं। महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट ग्रेनाइट से निर्मित होती है और कम घनत्व की होती है, जिसका जिक्र हमने किया है। महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। ये देखा जाता है कि किसी भी प्लेट के अंदर अधिकांश भाग महाद्वीप का या महासागर का है। यदि उसका अधिकांश भाग महासागर का होता है तो उसको महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट कहते हैं। क्योंकि कुछ प्लेटें या हम कह सकते हैं अधिकांश प्लेटें वो महाद्वीपीय और महासागरीय या महासागरीय और महाद्वीपीय हैं। ठीक है। ओनली प्रशांत महासागरीय प्लेट संपूर्ण रूप से महासागरीय प्लेट है, जो आगे हम देखेंगे। प्लेटों का वितरण। नेक्स्ट, अब तक 6 बड़ी 20 छोटी प्लेटों का निर्धारण किया गया है। नासा के अनुसार छोटी प्लेटों की संख्या 100 है। समय के साथ में इनमें काफ़ी बदलाव आता है। अलग अलग विद्वान इनकी संख्याओं को लेकर अपने अलग अलग विचार देते हैं। प्लेटों के अंदर मूवमेंट होने के कारण बड़ी प्लेट छोटी प्लेटों में बढ़ जाती हैं और छोटी छोटी प्लेटों के मिलने से बड़ी प्लेट बनती हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर लेते हैं बड़ी प्लेटों का। तो हमारे अर्थ के ऊपर 6 बड़ी प्लेटें मिलती हैं, जिसमें प्रशांत प्लेट, अमेरिकन प्लेट, भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। कुछ विद्वान बड़ी प्लेटों की संख्या 7 मानते हैं, क्योंकि वो उत्तरी अमेरिकन प्लेट को उत्तरी अमेरिकन और दक्षिण अमेरिकन प्लेटों के रूप में विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं। इस मैप के द्वारा हम प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं।
बड़ी प्लेटों के रूप में यूरेशियन प्लेट, बड़ी प्लेटों के रूप में यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इसी प्रकार से पैसिफिक प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और साउथ में अंटार्कटिक प्लेट। छोटी प्लेट के रूप में यहाँ पर जुआन डी फ्लूका प्लेट या काकोस प्लेट, नज़का प्लेट, इसी प्रकार से कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट और इसी प्रकार साउथ अमेरिका के नीचे स्कॉशिया प्लेट मिलती है। प्रत्येक जो प्लेट है उनका मोमेंट एक दूसरी प्लेटों के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर हम कुछ प्लेटों के मोमेंट का जिक्र करेंगे। जैसे यूरेशियन प्लेट है, वो अमेरिकन प्लेट है, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, उनका जो उदाहरण है वो अपसारी प्लेटों का है, वो एक दूसरे से दूर हटती है। इसी प्रकार से अफ्रीकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट भी अपसारी प्लेटों का उदाहरण है, वो एक दूसरे से दूर हटती हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में दुनिया की सबसे लंबी कटक मिलती है, मिड एटलांटिक रिज, जो हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं। इसी प्रकार से हमने बताया कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो लावा नीचे से आकर जमता है, जिससे नए कटकों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का मोमेंट वाइट चिन्ह के द्वारा दिखाया गया है। साथ साथ में हमने बताया आपको इन प्लेटों का जो मोमेंट है वो अपसारी के रूप में है, और जब दो प्लेटें एक दूसरे के सामने टकराती हैं तो एक हैवी प्लेट या हैवी डेंसिटी की जो प्लेट होती है वो लाइट डेंसिटी की प्लेट के नीचे चली जाती है। इस प्रकार से जो इंडियन प्लेट है वो अधिक घनत्व की है, जो यूरेशियन प्लेट है वो कम घनत्व की है। क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं जो इंडियन प्लेट है वो साथ साथ में महासागरीय प्लेट का भी रूप है, तो इससे वो अधिक घनत्व की बन जाती है। और जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है तो इसी कारण यहाँ हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ है। और साथ साथ में हम देखते हैं दिन प्रतिदिन नेपाल में भूकंप आता है या इंडिया में भूकंप आता है, इसका मुख्य कारण यही रहता है कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो वहाँ भूकंप आता है। और जो नेपाल है वो इन प्लेटों के सीमा पर है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं यहाँ पैसिफिक प्लेट का। पैसिफिक प्लेट भी कई छोटी प्लेटों के रूप में टूटी हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमने जिक्र किया जुआन डी फ्लूका, काकोस प्लेट और नज़का प्लेट। तो इसी प्रकार से हम जिक्र करेंगे रॉकीज माउंटेन का निर्माण कैसा हुआ। तो यहाँ पर रॉकीज माउंटेन है। तो इसी प्रकार पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से रॉकीज माउंटेन का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से नज़का प्लेट एक महासागरीय प्लेट है, छोटी प्लेट है। और साउथ अमेरिकन प्लेट के अभिसरण से दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज का निर्माण हुआ है। इनके मध्य काकोस प्लेट है। और जो हम देखते हैं इस साइड में पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट के अंदर ऊपर की जो जुआन डी फ्लूका है, जुआन डी फ्लूका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के टकराने से एंडीज माउंटेन का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से काकोस प्लेट। तो हम देख सकते हैं कि जो पैसिफिक प्लेट है वो नज़का प्लेट, काकोस प्लेट और जुआन डी फ्लूका प्लेट के विपरीत दिशा में गतिमान है। और इसी कारण यहाँ पर अल्बाट्रोस का पठार मिलता है, यानी कि नीचे से लावा आकर ऊपर जम जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ सेंट एंड्रियास वृक्ष के बारे में, जो हमने बताया कि ये रूपांतर प्लेटों के कारण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जुआन डी फ्लूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के रूपांतर चल रही है, इसलिए कैलिफोर्निया के अंदर सेंट एंड्रियास वृक्ष का निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट
इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में मूवमेंट कर रही है, यानी कि अब सारी प्लेटों का उतार रहा है और इसी क्षेत्र के अंदर हिमालय माउंटेन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट ये दृश्य इस डायग्राम के द्वारा सही दिखाई देता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो एक हैवी प्लेट लाइट प्लेट के नीचे चली जाती हैं, जबकि जो कम घनत्व प्लेट होती है उसमें बलन पड़ जाते हैं और माउंटेन का निर्माण होता है। और साथ साथ में ज्वालामुखी का भी उदय होता है और बड़ी मात्रा में भूकंप आते हैं। प्रमुख गौण प्लेटें, तो इसके अंदर काकोस प्लेट यह मध्य अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य स्थित है। जो आंडीफ्लूका जो हमने अध्ययन किया अलास्का के नीचे है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में है। सोकोशिया प्लेट यह दक्षिण अमेरिका प्लेट के दक्षिण में स्थित है। अरेबियन प्लेट इस अरब महाद्वीप इस पर अधिकांश अरब प्रायद्वीप स्थित है। फिलीपींस प्लेट प्रशांत महासागरीय एवं भारतीय प्लेट के मध्य स्थित। कैरोलिना प्लेट न्यू गिनी के उत्तर में स्थित है। ये प्लेट फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने इस डायग्राम के माध्यम से बताया भी है कि अलग अलग प्लेट बड़ी और छोटी का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, प्रशांत प्लेट, जो आंडीफ्लूका प्लेट, नजका प्लेट, काकोस प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अरेबियन प्लेट, साउथ अमेरिका के नीचे सोकोशिया प्लेट और ये अरेबियन प्लेट है, ये अरेबियन प्लेट है। और यहाँ पर फिलीपींस प्लेट और साथ साथ में हमने अध्ययन किया फ्यूजी प्लेट आदि। इस प्रकार से हमने पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितनी प्लेटें हैं उनके बारे में आपको बताया। नेक्स्ट प्लेट विवर्तन की मूलभूत मान्यताएं, बेसिक अजप्शन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। कुछ अपने अजप्शन है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की, जैसे कि सागरीय नितल के प्रसार से सागरीय भूपटल सक्रिय महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, यानी कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर हटती हैं तो नए पटल का निर्माण होता है। ट्रेंचों में प्लेटों का विनाश होता है, कि जहाँ निर्माण भी होता है वहीं विनाश भी होता है। पृथ्वी के धरातल का क्षेत्रफल स्थिर रहता है, क्योंकि पिछले 600 मिलियन वर्षों में पृथ्वी की त्रिज्या में 5% से अधिक वृद्धि नहीं हो पाई। अर्थात नवीन भूपटल के निर्माण तथा विनाश की दर लगभग समान होते हैं, यानी जितना भी विनाश होता है उतना निर्माण हो पाता है हमारे पटल के ऊपर। अधिक घनत्व की प्लेट का, यानी कि जो महासागरीय प्लेट होते हैं, कम घनत्व की प्लेट यानी कि महाद्वीप प्लेट होते हैं के नीचे सबडक्शन जोन में विनाश हो जाता है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो भारी घनत्व की प्लेट होती है जैसे महासागरीय प्लेटें होती हैं, उनका विनाश हल्की प्लेटों के नीचे हो जाता है और उस जोन को सबडक्शन जोन कहते हैं, जो मेटल में मिलता है। भूकंप, ज्वालामुखी, कटकों का निर्माण, बलित पर्वतों का निर्माण, ट्रेंचों का निर्माण आदि प्लेट सीमा के साथ होता है। अब जान लेते हैं प्लेटों की गति और इसके कारण। प्लेटों का संचलन प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर होता है। अलग अलग प्लेटों का मोशन अलग अलग होता है। प्लेटों की गति के अनेक कारण होते हैं, जैसे कि संवहनीय तरंगे, जो हम डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, यानी प्लेट संचलन एक प्लेट की गति दूसरी प्लेट के साथ संबंध रखती है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, हॉटस्पॉट आदि। ये जान लें हम कि आयलर का सिद्धांत था वो प्लेटों की गति के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम देखेंगे संवहनीय तरंगे। तो हमारे इसमें हम देख सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से संवहनीय तरंगे निकलती हैं और जैसे ये तरंगे एक स्थान से ऊपर की ओर निकलती हैं तो प्लेटों के साथ टकराकर अलग अलग दिशा के अंदर डाइवर्जेंट हो जाती है, अलग अलग दिशा में संचलित हो जाती है।
और इन्हीं के साथ ऊपर की जो प्लेट है वो भी संचलित हो जाती है। यानी कि जहाँ से श्रवणीय तरंगे धरातल के साथ टकराकर अलग अलग दिशाओं में चली जाती है, तो उसके संदर्भ में ही प्लेटें भी अलग अलग दिशा के अंदर चली जाती हैं। तो इस प्रकार से जहाँ प्लेटों के नीचे श्रवणीय तरंगे टकराती है वहाँ पर अपसरण प्लेटों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जब श्रवणीय तरंगे आपस में आकर टकराकर धरातल के नीचे बैठ जाती हैं वहाँ प्लेटों का विनाश होता है, यानी कि वहाँ प्लेटों का अभिसरण होता है और एक हैवी प्लेट एक लाइट प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इस प्रकार का सिद्धांत श्रवणीय तरंग सिद्धांत आर्थर सोमर्स से 1928 ने दिया और अपना आधार बनाया हैरी हेस ने, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट पृथ्वी के आंतरिक भाग में होते हैं, यहाँ प्लेटों के नीचे होते हैं, जहाँ से एनर्जी का जन्म होता है और एनर्जी पृथ्वी के ऊपर जितनी जो प्लेटें होते हैं उनकी गति का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की आलोचना। प्रसार कटकों की लंबाई प्रत्यावर्तन क्षेत्रों यानी सबडक्शन जोन से बहुत अधिक है, अर्थात भूपटल का निर्माण विनाश की दर से बहुत अधिक होना चाहिए, जबकि सिद्धांत के अनुसार भूपटल का निर्माण एवं विनाश की दर सामान्य है या समान है। तो इसमें देखा जाता है कि जो कटों का निर्माण होता है और जब सबडक्शन जोन होता है उनके बीच में अंतर मिलता है, यानी जहाँ कटों का निर्माण होता है उनकी लंबाई ज़्यादा होती है, सबडक्शन जोन जहाँ विनाश होता है उनकी जो लंबाई होती है वो कम मिलती है, या हम कह सकते हैं जो सीमा होती है अपसारी और अपसरण प्लेटों की जो सीमा होती है इनके बीच में अंतर मिलता है। अगर लंबाई ज़्यादा अपसरण प्लेटों की हो तो प्लेटों का निर्माण अधिक होगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सकता। एक ही प्लेट की दो दिशाओं में गति मिलती है, यह कैसे संभव हो सकता है? यानी कि एक साथ में एक ही प्लेट अलग अलग दिशा के अंदर मोमेंट के उदाहरण मिले हैं। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसकी व्याख्या भी नहीं कर सकता। प्लेट विवर्तन सिद्धांत प्राचीन पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या करने में असमर्थ है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में डेक्कन स्वर्ग तथा ब्राज़ील का सियरा डेलमट, और इसके अलावा जो यूरेशिया के अंदर मिलने वाला माउंटेन है, और इसी प्रकार से इंडिया के अंदर मिलने वाले माउंटेन जैसे कि अरावली एवं जो यूरेशिया के अंदर है यूराल माउंटेन के निर्माण के बारे में यह सिद्धांत व्याख्या नहीं कर सकता। प्लेट विवर्तन सिद्धांत यह बताने में भी असमर्थ है कि जहाँ प्रसार सभी महासागर में होता है वहाँ प्रत्यावर्त सबडक्शन लगभग प्रशांत महासागर तक ही क्यों सीमित है। तो इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो कि जो महाद्वीपीय या हम कह सकते हैं प्लेट विवर्तन सिद्धांत के विपक्ष में हैं। लेकिन प्लेट विवर्तन सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में भी मान्यता प्राप्त कर चुका है और अधिकांश विद्वान इसके पक्ष में हैं। धन्यवाद। जय हिंद।